हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीपीसी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाद लाने का स्थान प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने 15, 16, 17, 18 और 19 बता दिया है, 20 बताना है। एक बार मैं रिवीजन के लिए आपको सरसरी निगाह पे पूरा जो है रिवीजन करा दे रही हूँ। 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि हर वाद निम्नतर श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो विचारण करने के लिए सक्षम है। और 16 कहता है कि अगर अस्थावर संपत्ति से संबंध में उसके भाटक लाभ सहित या रहित कोई प्रत्युद्धरण के लिए वाद है, या अस्थावर संपत्ति के विभाजन का वाद है, या अस्थावर संपत्ति के बंधक और भार के पूर्वबंध विक्रय या मोचन का कोई वाद है, या अस्थावर संपत्ति के किसी अन्य अधिकार हित के अवधारण का वाद है, या अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए किसी प्रतिकर के लिए वाद है, या करस्थम या कुर्की में वस्तुतः अधीन जंगम संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद है, तो कहाँ संस्थित किया जाएगा? तो क्या सामान्य नियम कहता है कि उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति स्थित है। और अपवाद है, परंतु क्या कहता है कि यदि प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी है या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी वास्तव में या स्वेच्छा से जहां निवास करते हैं, कारोबार करते हैं या अभिलाप के लिए कार्य करते हैं वहां संस्थित किया जाएगा। 17 कहता है विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित अस्थावर संपत्ति का वाद। अगर जो है न्यायालय एक से अधिक है तो वहां वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? कहता है कि यदि वाद विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित अस्थावर संपत्ति के अनुतोष के लिए है या ऐसी संपत्ति के किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है, तो वह वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। परंतु कहता है कि यह तब जबकि पूरा दावा वाद की विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो। कह रहा कि परंतु जो है पूरा दावा किसके द्वारा? विषय वस्तु के मूल्य की दृष्टि से ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो। 18 कहता है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हो वहां वाद का संस्थित किए जाने का स्थान। अगर न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां पे वाद कहां संस्थित किया जाएगा? जहां यह अनिश्चित किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई अस्थावर संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालय में किस न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। वहां पे क्या होता है कि न्यायालय कारण को अभिलिखित करते हुए वाद को ग्रहण करेगा और निपटारा करेगा और कार्यवाही ऐसे करेगा कि मानो कि वह संपत्ति उसकी ही अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। 18 कहता है कि अगर जो है न्यायालय की अधिकारिता की सीमाएं अनिश्चित हैं तो न्यायालय क्या करेगा? कारण को अभिलिखित करेगा, मामले को ऐसे ही ग्रहण करेगा और निपटारा करेगा कि मानो कि वह संपत्ति उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो। परंतु यह तब जबकि वाद ऐसा है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति या मूल्य की दृष्टि में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि लेकिन कहता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे मामले में क्या होता है कि कथन नहीं किया जाता है अनिश्चितता का, फिर न्यायालय क्या करता है कि ऐसे मामले को ग्रहण कर लेता है। तो आक्षेप बाद में किया जाता है कि ऐसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं थी, ऐसे मामले में अपील या रिवीजन में किया जाता है। तो अपील या रिवीजन इस आधार पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की यह राय नहीं हो कि ऐसे मामले में युक्त आधार था और न्याय नहीं हो पाया है। न्यायालय की अगर राय है कि ऐसे मामले में युक्त आधार था मामले को पलटने का, तभी पलटेगा, वरना नहीं पलटेगा, वही मामला होगा। और फिर यदि न्यायालय की यह राय है कि ऐसे मामले में इस आधार पे न्याय नहीं हो पाया है, तभी वह उसको कंसीडर करेगा, अनुज्ञात करेगा, वरना नहीं करेगा। अर्थात अगर मामले में न्यायालय की राय है कि युक्त आधार है और ऐसे मामले में न्याय नहीं हो पाया है, तभी वह निर्णय को पलटेगा, वरना नहीं पलटेगा। फिर 19 क्या कहता है कि शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। अगर कोई शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष किया जाता है तो उसके प्रतिकर के लिए वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा? तो कहता है
कि ऐसे न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया जाएगा जहां प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है, तो वादी के विकल्प पर उन प्रतिवादियों में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। जिसमें जो है 2 दृष्टांत दिया गया है कि दिल्ली में निवास करने वाला क कलकत्ते में ख को पीटता है। यहाँ पे ख कलकत्ते में या दिल्ली में कहीं विवाद कर सकता है। फिर दृष्टांत बी कहता है कि ख की मानहानि करने के लिए कथन करता है। दिल्ली में निवास करने वाला क कलकत्ते में प्रकाशित करता है। ख कलकत्ते में और दिल्ली में क पर वाद ला सकता है। अन्य वाद अब यही बताना था। पिछली वीडियो में मैंने 15, 16, 17 और 18, 19 बहुत डिटेल में पढ़ाया था। हमें 20 ही बताना था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। 20 क्या है? अन्य वाद यानी कि अवशिष्ट, मतलब ऊपर जो नहीं बताए गए हैं वह वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा। तो कहता है कि वहां संस्थित किया जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा हुआ। तो कहता है कि अगर कोई अन्य प्रकार की वाद है तो वो वहां संस्थित किया जाएगा जहां पे प्रतिवादी निवास करता है। आइए देखिए, पूर्वोत्तर परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर का कहता है कि प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है। पहला खंड कहता है कि अगर प्रतिवादी है या प्रतिवादी एक से अधिक है तो हर एक प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में या स्वेच्छा से कहीं निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाप के लिए कार्य करता है, वहां संस्थित किया जाएगा। फिर दूसरा कहता है खंड, जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता, परंतु तब जबकि ऐसी अवस्था में या न्यायालय की इजाजत दे दी गई हो या प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करते, कारोबार नहीं करते, अभिलाप नहीं करते, तो ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपागत हो गया हो। मतलब कह रहा है कि अगर एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वहां पे संस्थित किया जाएगा जहां पे वे स्वेच्छा से निवास करते हैं, कारोबार करते हैं या अभिलाप के लिए कार्य करते हैं, लेकिन न्यायालय की अनुमति आवश्यक है, न्यायालय की अनुमति से ही किया जाएगा। या फिर जो है अगर प्रतिवादी वहां पे कारोबार नहीं करते हैं, अभिलाप के लिए कार्य नहीं करते हैं या निवास नहीं करते हैं, तब वहां पे संस्थित नहीं किया जाएगा। और सी कहता है कि उसका जो है कि वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ, जहां पे वाद हेतु जो है पूर्णतः या भागतः पैदा हुआ वहां पे वाद संस्थित किया जाएगा। पहला कहता है प्रतिवादी जहां पे स्थित होगा या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो जहां पे निवास करते हैं, कारोबार करते हैं या अभिलाप के लिए कार्य करते हैं। दूसरा कहता है कि एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो वहां पे जहां पे वह निवास करते हैं, कारोबार करते हैं या अभिलाप के लिए कार्य करते हैं, परंतु तब जबकि वह न्यायालय की इजाजत से ऐसा हो। फिर कहता है कि जो है न्यायालय की इजाजत के साथ साथ अगर वो जो है प्रतिवादी वहां पे कारोबार नहीं करते, अभिलाप के लिए कार्य नहीं करते या वाद संस्थित करने अभिलाप के लिए स्वयं कार्य नहीं करते, वहां पे संस्थित नहीं किया जाएगा। और तीसरा कहता है कि वाद हेतु पूर्णतः या भागतः पैदा हुए। स्पष्टीकरण क्या कहता है? स्पष्टीकरण करता है निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतु के बाबत जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुए हैं जहां उसकी अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारोबार करता है। मतलब क्या कह रहा है कि निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद हेतु के बाबत जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुए हैं और जहां किसी अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान पर कारोबार करता है। आइए देखिए, दृष्टांत से ज्यादा क्लियर होगा। दृष्टांत, कलकत्ते में एक व्यापारी ख दिल्ली के में कारोबार करता है।
ख कलकत्ते में अपने अभिकर्ता के द्वारा क से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया रेल कंपनी को उसका परिधान करने के लिए क से प्रार्थना करता है। क तदनुसार माल का परिधान कलकत्ते में करता है। माल की कीमत के लिए ख के विरुद्ध वाद या तो कलकत्ते में या जहां वाद हेतु पैदा हुआ या दिल्ली में या जहां ख कारोबार करता है लाया जा सकता है। मतलब क्या कहता है कि क कलकत्ते का एक व्यापारी है और ख दिल्ली में कारोबार करता है। ख कलकत्ते में अपने अभिकर्ता के द्वारा क से माल खरीदता है और ईस्ट इंडिया रेल कंपनी को उसका परिधान करने के लिए क से प्रार्थना करता है। क तदनुसार माल का परिधान कलकत्ते में करता है। क की माल की कीमत के लिए ख के विरुद्धवाद या तो कलकत्ते में कर सकता है जहां पे व्यापारी निवास करता है क, या फिर जहां वाद हेतु पैदा हुआ वहां भी कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि या दिल्ली में जहां पे कि ख कारोबार करता है वहां पे भी किया जा सकता है। आइए दूसरा दृष्टांत देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि क शिमला में और ख कलकत्ते में और ग दिल्ली में निवास करते हैं। क ख और ग एक साथ बनारस में हैं, जहां ख और ग मांग पर दे एक संयुक्त बंदपत्र तैयार करके उसे क को परिधान कर देते हैं। ख और ग पर क बनारस में वाद लाता है जहां वाद हेतु पैदा हुआ और वह उन पर कलकत्ते में भी जहां पे ख निवास करता है या दिल्ली में भी जहां पे ग निवास करता है वाद ला सकेगा, किंतु उन अवस्थाओं में से हर एक में यदि अनिवासी प्रतिवादी आक्षेप करे तो न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं लाया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि क जो है शिमला में रहता है, ख कलकत्ते में और ग दिल्ली में रहता है, तीनों बनारस में मिलते हैं और जो है जहां पे ख जो है ख और ग के मांग पर दे एक संयुक्त बंदपत्र तैयार करके उसे क को परिधान कर देते हैं। ख और ग पर क बनारस में वाद ला सकता है जहां की वाद हेतु पैदा हुआ, या कलकत्ते में भी जहां की ख निवास करता है, या दिल्ली में भी जहां पे ग निवास करता है वाद ला सकता है। लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो वाद न्यायालय की इजाजत के बिना नहीं लाया जा सकता। इस तरह मैंने आपको 15, 16, 17, 18, 19 और 20 बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।